नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गर्भाधान में सूर्य राशि बल। ज्योतिष में ऐसे हजारों सूत्र हैं जो कहीं मुहूर्त की बात करते हैं और कहीं गर्भाधान में किन दिनों में गर्भाधान धारण करना चाहिए उसकी बात करते हैं। और ज्योतिष में ये सब भी बातें बताई जाती हैं कि भाई अगर इस दिन इसका गर्भाधान होता है तो उसका सूर्य बली हो सकता है, और भी दूसरे ग्रहों के बारे में इस प्रकार से, क्योंकि वो सब गणित का पार्ट है। हम समझते हैं कि जैसे सूर्य का हर राशि में समय निश्चित है, ऐसे ही सभी ग्रहों का जो समय है वो निश्चित है। जिसका गणित और जिसकी रुचि ज्योतिष में जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, फिर वो खाली सूर्य नहीं, फिर वो दूसरे ग्रहों पर भी, मिसाल के तौर पर आज गोचर में क्या चल रहा है, कई ज्योतिषियों को वैसे ही उंगलियों पर ध्यान रहता है। और जिसको उंगलियों पर ध्यान देता है तो फिर वो ये भी बता सकता है कि 2 साल पहले शनि कौन सी राशि में थे, 2 साल के बाद राहु कौन सी राशि में आ जाएंगे, इसी प्रकार से बृहस्पति। तो ये सुनने में बड़ा हैरान परेशान करता है कि कोई आज के 5000 साल पहले ऋषि कैसे, हमने सिर्फ ये बताया कि भाई ज्येष्ठ मास की ऐसे इनका जन्म हुआ था पूर्णिमा में, अमावस्या में, वो कैसे उसकी जन्म कुंडली बना लेते थे, क्योंकि वो सारा गणित वो रूटीन में कैलकुलेट करते थे। आप कभी भी जब संकल्प करते हैं, कभी आप संध्या करते हैं, तो आपको पता होगा हम डेली तिथि को शामिल करते हैं और इस तिथि से हम काफी अंदाजा लगा लेते हैं चंद्रमा का भी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज त्रयोदशी है, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा में कितना गैप है। उसी प्रकार से मास भी हमें बता देता है, चाहे वो हिंदी मास हो चाहे इंग्लिश मास हो, वो बता देता है कि सूर्य कहां पर है। इंग्लिश मास में जो बड़ी समस्या आती है, इंग्लिश मास में हम चंद्रमा का सही निर्धारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय ज्योतिष के हिंदी महीने हैं उसमें हम सूर्य का भी और चंद्रमा का भी सही दोनों में कितना अंतर है, क्योंकि आप समझते हैं पूर्णिमा मतलब 180 डिग्री का गैप। और अगर हमें ये पता लग जाता है कि आज ये तिथि है, तो हम दोनों के बीच में एग्जैक्ट एंगल बता देते हैं कि भाई सूर्य चंद्रमा के बीच में इतना एंगल है, और इस प्रकार से हम राशि बल का अंदाजा लगा लेते हैं। तो ऐसे हजारों नियम है जो ज्योतिष के ही पार्ट माने जाते हैं, चाहे वो मुहूर्त की दृष्टि से देखे जाएं। तो आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सभी ग्रहों का बल निर्धारित किया जा सकता है कि आज के 2 साल के बाद, आज के 1 साल के बाद, आज के 9 महीने के बाद संतान हमें होने वाली है। वो हालांकि सब ईश्वर की कृपा है, लेकिन फिर भी उसी ईश्वर ने हमें एक दृष्टि दी है, वेद दृष्टि दी है। तो कोई अगर अनुशासित जीवन जीने वाले हैं, अनुशासित का मेरा अर्थ है कि जो अपने रति सुख को काबू कर सकते हैं, मैथुन सुख को काबू करने वाले लोग हैं, तो वो बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि खाली राशि से भी कुछ तय नहीं होगा। मान लीजिए हमने सूर्य का बल निर्धारित भी कर लिया, फिर भी हमारा जब स्त्री संग या पुरुष संग है किसी महिला के लिए, और मन में खाली एक ही विचार रहता है कि किसी तरह हमें शरीर को सुख देना है, तो फिर जो संतान होने वाली है उसके मन में भी कोई वैसी फर्स्ट क्लास विचारधारा शायद ना आ पाए। इसलिए हमें ये समझ से बनाकर रखना है कि ठीक है, वो शरीर सुख भी है, और वो एक, अगर हमने संतान प्राप्ति के लिए मिलन किया है तो वैसा विचार देंगे, तो फिर यानी जैसा बीजारोपण है वैसा ही वृक्ष भी होगा, उसमें कोई भी दूषित फल नहीं लगेंगे। ऐसे बहुत नियम है, लेकिन आज हम एक सेलेक्टिव अगर बात करें, गणित का ऐसा कौन सा सूत्र है जो सूर्य राशि बल को बढ़ाने की बात करता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर हम सूर्य के जो सबसे ज्यादा उसको फेवरेबल प्लेसेस मानते हैं, हालांकि और भी बहुत हैं, ऐसे तो मीन राशि में भी उसके मित्र की राशि है, सूर्य को बल मिलता है। लेकिन अगर हम सन के फेवरेट प्लेसेस देखें तो कौन कौन से सन के फेवरेट प्लेसेस है? भाई अग्नि तत्व राशि है, यहां पर सूर्य उच्च का हो जाता है मेष राशि में।
इसी प्रकार से सिंह राशि तो खुद का इसका खुद की राशि है, और धनु राशि भी बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि है। ध्यान दीजिए, यह भी बृहस्पति की राशि है, लेकिन ये किसको ज्यादा प्रिय है? शुक्र को ज्यादा प्रिय, क्योंकि यहां पर शुक्र एक्साइटेड मूड में आ जाते हैं। तो अगर आपको अंतर करना हो कि सूर्य कहां ज्यादा बली है, तो सूर्य तो क्योंकि उसके खुद के नेचर से ज्यादा मैच करता है। ऐसे तो अर्धरात्रि में भी आपको अभिजीत मुहूर्त का बल मिलता है, जैसे दोपहर के समय भी हमें अभिजीत का बल मिलता है, सूर्य दशम भाव में, जिसको हम दिशा का बल बोलते हैं, दिग्बल बोलते हैं, वो मिलता है हमको इन दोनों ही भावों में। लेकिन फिर भी हम और ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहते हैं अगर, कि भाई कौन कौन से उसके फेवरेट राशियां हैं, तो उसमें 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ध्यान दीजिए, इसमें हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरा या उनकी राशि सूर्य आ रहा है, क्योंकि देखिए ज्योतिष में हम कुछ चीजें एकदम अनबायस्ड होकर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक दृष्टि तो रहती है कि सर पहले मैं अपने बारे में जानूंगा, वो ठीक है, लेकिन अगर हम ज्योतिष में कुछ कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी कुंडली में नहीं भी है वो बातें, फिर भी मुझे उसकी जानकारी होगी, तभी मैं तुलनात्मक दृष्टि ला पाऊंगा। क्योंकि ज्यादातर कमेंट जो आते हैं सिर्फ अपनी पर्सनल कुंडली पर आते हैं, वो ठीक है, होना भी ऐसा चाहिए, हम अपने बारे में तो जाने पहले, लेकिन सबके कुंडली का अलग अलग उत्तर दे पाना करीब करीब असंभव सा होता है। लेकिन जो लगता है कुछ कॉमन बातें पूछ रहे हैं और कुछ ऐसी बातें जिससे सबको लाभ हो सकता है, उसका उत्तर दिया जाता है। तो आप अभी हम उसी की बात कर रहे हैं कि हम आपकी ये मेरी कुंडली में सूर्य इन राशियों में है कि नहीं, वो उसको थोड़ी देर किनारे रख देते हैं। सूर्य को ये 3 राशियों में आनंद आ जाता है। तो अगर हम गर्भाधान कब करना है वो निर्धारण करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, गर्भाधान यानी संतान का बीजारोपण। हस्बैंड वाइफ ने मीट किया और सक्सेसफुली एंडोस्पर्म या भ्रूण गर्भ में बन गया, और उसके लगभग हम ऐसा मानते हैं 9 महीने के बाद संतान होती है। 9 महीने पूरे होने के बाद इंसानों में, मनुष्यों में जो गर्भाधान काल है वो 9 महीने माना जाता है। 9 × 27 लगभग 270 से 290 दिन का ये गर्भाधान काल माना जाता है। तो यहां अगर आप देखें कि इस राशि के 9 महीने के बाद सूर्य इस राशि में आ जाएंगे, इस राशि के 9 महीने के बाद सूर्य इस राशि में आ जाएंगे, इस राशि के 9 महीने के बाद सूर्य इस राशि में आ जाएंगे, यानी 9 महीने के फेर में सूर्य अपने फेवरेबल प्लेसेस में बैठे हुए हैं। तो एटलीस्ट जो कुंडली का राजा है, एटलीस्ट नहीं, ये शब्द गलत है, एटलीस्ट नहीं, बहुत कुछ, या कहीं एटमोस्ट, सूर्य तो सभी ग्रहों का बल निर्धारित करता है। तो अगर हम सूर्य का बल किसी तरह मेंटेन कर लेते हैं, आनंद आ जाता है। दूसरे ग्रहों को बल देने वाला भी तो सूर्य है। तो अगर हम एक सूत्र, अब क्योंकि ऐसे तो अब मैंने बताया ना हजारों सूत्र हैं, लेकिन अगर इतने सारे सूत्रों को हम ध्यान नहीं रख सकते, एक सूत्र को भी पकड़ लें कि कब बीजारोपण हो गया है तो हमें जो संतान होगी उसका सूर्य बली होगा। तो देखिए, अगस्त अंतिम का मतलब है वही हम मानकर चल रहे हैं कि आप उसको 15 अगस्त के बाद का समय, अगर उन दिनों पर बीजारोपण हो गया है, उन दिनों पर एंडोस्पर्म बन गया है, तो हमें प्रिपरेशन कब करनी होगी? हमें अगस्त महीने के शुरू में ही। और अगर मासिक धर्म वगैरह है तो उसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि भाई उसके लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर हम मीट करते हैं। और अगर वो तिथियां जो हमने मीट किया है, और मीट करने, मान लीजिए हमने मीट किया है 10 तारीख को और हमें पता लगता है 17 तारीख को, 17 अगस्त को कि बीजारोपण हो गया है, एंडोस्पर्म बन गया है, इसका मतलब करीब करीब हम मान के चले 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि जो भी आपकी संतान होगी उसका सूर्य परम बली होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जिस दिन मीट कर रहे हैं उस पर ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, जिस दिन एंडोस्पर्म बना है,
क्योंकि जब कभी पति पत्नी मिलते हैं उस दिन बीजारोपण है वो हम नहीं कह सकते। हम किस बात पर ज्यादा विचार कर रहे हैं कि हाँ सर 1 महीने का गर्भ हो चुका है, 1 महीने का गर्भ हुआ, मान लीजिए हमें बात पता लगी है 20 सितंबर को, उसका मतलब क्या है कि वो एंडोस्पर्म बन गया था 20 अगस्त को। आप इसको चाहे नोट कर लें, 100%। अगर कोई इस प्रकार का क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, क्योंकि सूर्य को 1 महीने रहना है एक राशि में, और ग्रहों का तो हम बल चाहे निर्धारण ना कर पाए, लेकिन सूर्य जो मैंने एटलीस्ट बोला, लेकिन ये एटमोस्ट ही है। वो आप अंदाजा लगाएं कि अगस्त अंतिम में सूर्य रहते हैं सिंह राशि में, वही 15 से 18 के बीच में सिंह राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इससे 9वीं राशि कौन सी है? मेष राशि। और मेष राशि में वो अप्रैल अंत में आएंगे। तो अगर आपका अप्रैल अंत 9 महीने पूरे हो जाते हैं, लगभग वही डिलीवरी का समय है। मान लीजिए 1 मई को डिलीवरी हो गई, 2 मई को डिलीवरी हो गई, 18-20 मई को डिलीवरी, 20 मई तक भी। तो आपको बात ध्यान रखनी है नॉर्मली कि हम अगर एक 15 से 18 इतना स्लॉट लेते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर मंथ में सूर्य या तो जैसे मेष राशि में आ रहे हैं, अगर हमने अगस्त अंत में एंडोस्पर्म बनाया है, ठीक हो गया। ये गुड न्यूज हमें मिली कि वो प्रेग्नेंट है महिला, और वो हमें ये ध्यान रखना कौन से दिन से वो निर्धारण करना है। जैसे 1 महीने का गर्भ है तो 1 महीने पहले कौन सी तिथि रही होगी, लगभग अगर ये बनती है, इससे थोड़ा आगे भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके 9 महीने के बाद सूर्य कौन सी राशि में आ जाएंगे? मेष राशि, इनकी उच्च राशि में। तो बच्चे का जो सूर्य होगा वो उच्च का होगा। फिर और कौन सा सूत्र है? दिसंबर अंतिम में। आप देख रहे हैं ये 9 महीने के गैप से हैं ये वाले मंथ जो हमने लिखे हैं। 15 से 18 दिसंबर, इसमें सूर्य रहते हैं धनु राशि में। धनु राशि से 9वीं राशि कौन सी है? सिंह राशि, ठीक हो गया। धनु राशि से 9वीं राशि है, यहां से गिनते हैं अगर हम 7, 8, 9, तो 9वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही होता है। संतान का जन्म अगस्त अंत में हुआ है, बहुत बढ़िया है। कहता जी 20 अगस्त की डेट मिली है, 25 अगस्त को संतान हो गई हमारी, सूर्य स्वग्रही है आपका, बहुत बड़ी। क्लियर हो गया। और फिर मैं आपको यहां क्लियर कर रहा हूं, वो तो सब दैवीय कृपा है, लेकिन फिर भी जो संयमित लोग हैं, जो संयम करना जानते हैं इस प्रकार का, और हर चीज में हम ये समझते हैं कि देखिए पति पत्नी का मिलन 2 प्रकार से देख सकते हैं कि भाई एक तो हमें शारीरिक सुख देता है, एक कहता है पति पत्नी का मिलन संसार के सृजन का कारण है। क्लियर हो गया? बहुत बड़ा वरदान है, ठीक हो गया। हमारी संतान अच्छी होगी तो संसार, पूरा संसार वसुदैव कुटुंबकम की तरह रहेगा। तो एक धर्म की दृष्टि से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर कि हम जो भी शरीर की दृष्टि से भी देख रहे हैं इसको, उसके बावजूद भी हमारा शरीर का सुख किसी को परेशान ना करे। ये विचारधारा होनी चाहिए कि भी हमारी जो संतानें आए वो अपना भी हित करें, संसार का भी हित करें। तो अगर ये विचारधारा रहती है संतान उत्पत्ति के लिए, बहुत बढ़िया रहता है। बहुत विधान है कि भाई गर्भधान में भी जब बीजारोपण हो जाता है तो महिला को अच्छे चीजें पढ़ना चाहिए, ठीक हो गया। विद्या भाव अपना एक्टिव करके रखना चाहिए, नए नए चीजें पढ़ना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, तो संतान भी वैसे ही होगा। लेकिन वो सब तो बहुत ज्यादा कठिन दर्शन शास्त्र हो जाता है। तो हम एक साधारण, जो अभी ज्योतिष का बहुत ज्यादा जानकार भी नहीं है, क्या कर सकता अपने लिहाज से? कहते जी सर मैं आपको एकदम मतलब सरल करके मैंने बताया है कि भाई आप दिसंबर अंतिम में अगर बीजारोपण कर देते हैं, ठीक हो गया, 15-18 दिसंबर से हम मान रहे हैं ये शुरुआत है। मान लीजिए आपको पता लगा 16 दिसंबर को बीजारोपण हो गया, ठीक हो गया। इसके 9 महीने के बाद कौन सा महीना आएगा? अगस्त महीना। अगस्त महीने के अंत में संतान होगी, सूर्य बलि होगा, बहुत बड़ा बल मिल गया हमको, ठीक हो गया। और अप्रैल अंत में भी सूर्य, आपको पता है अप्रैल अंत में कौन सी राशि में आ जाते हैं? मेष राशि में। तो मेष से 9वीं राशि कौन सी है? धनु राशि। दिसंबर के अंत में संतान होगी, उसका भी सूर्य बलि होगा। अब इसमें कई लोग सोच रहे होंगे सर फिर तो हमारा ये सब हमारे जो
वर्ग चार्ट में हमारा जो वर्गोत्तम हो गया, तो वो सब बल आपने कहीं बोला ही नहीं। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कभी कभी हमें अनबायस्ड होकर चर्चा करनी चाहिए और अपनी कुंडली को हर बार शामिल नहीं करना चाहिए। हम तुलना कर सकते हैं क्योंकि ज्योतिष एक अध्ययन का विषय है, और हर बार जरूरी नहीं कि आपकी और मेरी कुंडली आ ही जाए, लेकिन जब थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाता है तो एक बड़ी दृष्टि सामने आती है, अरे ये तो एक सूत्र है। ऐसे मैंने बताया आपको हजारों सूत्र हैं, और बड़ा आनंद आता है जब अगर हम सच में मैथ जानते हैं कि यार ऐसा कैसे, मतलब सूर्य का देखकर हम कैसे निर्धारण कर रहे हैं, बृहस्पति का बता देते हैं, शनि का बता देते हैं, कोई हाथ में कलम नहीं है। प्रैक्टिस आप करेंगे थोड़ा, आप खुद भी बताने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें पता है जुलाई का महीना है, ये तो अभी गर्भाधान की बात बता रहे हैं, कैसे वो बता देते हैं कि जुलाई के महीने में इतने बजे जन्म हुआ है तो इस बच्चे का लग्न ये होगा। कहते जी आपने उदित लग्न कैसे बता दिया? उदित लग्न उन्होंने ऐसे बताया कि अगर सूर्य को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक हो, कि अगस्त अंत में जन्म हुआ है तो सूर्य कौन सी राशि में है? सिंह राशि में। और अगर कह रहा जी अगस्त के महीने में हम मान के चलते हैं वही 5:45 5:50 तक सूर्योदय हो जाता है, तो हमने कहा भाई जैसे 6:15 बजे बच्चे का जन्म हुआ, कहता है जी सिंह लग्न है उसका। इसी प्रकार से सिंह लग्न है और लग्न में ही वहां सूर्य विराजमान है। इसी प्रकार से कोई कह दे कि अगस्त अंत में जन्म हुआ है और रात्रि 12:30 बजे जन्म हुआ है, ठीक हो गया, रात्रि 12:30 बजे, तो सिंह राशि कहां चली गई? चौथे भाव में चली गई, तो आपने लग्न बता दिया, ठीक हो गया। सिंह राशि में क्योंकि सूर्य थे और अर्धरात्रि में सूर्य वहां रहते हैं, तो आपने लग्न बता दिया। 2 3 4 5 कौन सा लग्न है? वृषभ लग्न है। तो हम एक मोटा हम तो अभी मोटा अनुमान लगा रहे हैं, थोड़ा और सटीक होता जाएगा तो फिर वो एग्जैक्ट उसी लग्न पर ही बात पहुंचेगी, क्योंकि सब क्या है, गणित। कई लोग उंगलियों से गणित कर देते हैं, कई लोग मतलब मैं तो मंदबुद्धि हूं, मैं तो कागज कलम मशीनरी की मदद से ही करता हूं, लेकिन जो ऋषि मुनि है जिनको हम सुपर साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो तो अपनी उंगलियों में कर देते हैं और उसी समय वो चार्ट ऐसा बनाएंगे, सारे नवमांशा एकदम क्लियर, जितने भी वर्ग चार्ट बनाएंगे एकदम जरा भी उसमें फेर नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसी में जीते ही हैं। हम तो कभी कभी उसको पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे लग्न भी निर्धारित हो रहा है, वो खाली ये बता रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको बात अधिकतर लोगों को शायद पता भी हो, जैसे मान लीजिए सूर्य उदय के आसपास जन्म होता है तो हम तभी भी अंदाजा लगा लेते हैं बच्चे का कि सूर्य बलि मिलेगा। दोपहर में जन्म हुआ है तो भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। दोपहर का मतलब जनरली इन दो भावों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। भाई सूर्य इस राशि में, कालपुरुष की इस राशि में बहुत बली होता है, पिता का भी वो माना जाता है, कारक माना जाता है, ठीक हो गया। और कार्य क्षेत्र में वो उसको दिशा का बल मिलता है, दिग्बल मिलता है। ये हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट है, तो वही दोपहर के समय जन्म है तो भी सूर्य बहुत बली होता है। इसी प्रकार से अर्धरात्रि में भी सूर्य का बल हमें मिलता है, क्योंकि वो वहां से हमारे दशम भाव को भी देख रहा है। और अर्धरात्रि से पहले, क्योंकि ये तो क्या है, ये सूर्यास्त है, तो वही सूर्यास्त के माने 2 घंटे के बाद छठा भाव रह, और उसके बाद 2 घंटे के बाद वही मान के चलते हैं हम करीबन 9:30 10 बजे के आसपास वो 5वें भाव में है सूर्य। तो यहां पर भी हमें भाव का बल मिलता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये तो एक बच्चे का जन्म जब हुआ है तब की बात है, लेकिन अगर हम गर्भाधान की बात कर रहे हैं तो हम मुख्यतः क्या बात ध्यान रख सकते हैं। ऐसे और भी कई सूत्र हैं, लेकिन हम अगर इन 3 महीनों को भी अपने दिमाग में बसा लें, क्योंकि हम बच्चे का किस समय जन्म हुआ है वो तो निर्धारित नहीं कर सकते, हालांकि वो सब भी विज्ञान कह लीजिए, विज्ञान कहीं और से तो आया नहीं, ईश्वर का ही वरदान है। तो जैसे कई दफा हम सर्जरी के लिए जाते हैं समय, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर्जरी के लिए जा रहे हैं, हमें पता है, अगर अगेन मैं ये बता रहा हूं, मैं इस चीज के पक्ष में नहीं है कि आपको सर्जरी ही करानी है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर कभी ऐसी दुविधा हो जाती है कि सर सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर आप बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर सर 11:30 12 बजे के आसपास सर्जरी की जाए, तो सूर्य हमारा नवम दशम भाव को बलि करेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कह रहा जी सूर्य उदय हो चुका है तब हमने सर्जरी की है। नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि अर्धरात्रि या अर्धरात्रि से थोड़ा पहले, वही
10 बजे से लेके 12-1 बजे तक का समय ये भी उपयुक्त रहेगा, क्योंकि सूर्य इन भावों में रहेंगे। ठीक हो गया। तो इस एक सूत्र से हम कुछ लाभ शायद उठा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, लाभ दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जिसमें खाली लोक ना दिखे, परलोक भी दिखे। अगर वो लाभ दृष्टि है तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर हम एकादश के साथ दूसरे भावों को भी इन्वॉल्व कर पा रहे हैं कि भाई 12वां भाव जो मोक्ष कारक है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। भाई जाना तो है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं संसार अगर मिला है तो हमारी संतान उसको अच्छे से उसका आनंद भी ले और परमार्थ पर भी पूरा ध्यान रखे। तो इस दृष्टि से ये सूत्र आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और गहन इसमें अध्ययन करेंगे तो और आपको कई आनंद कर देने वाली बातें पता लगेंगी कि ऐसा कभी हमने विचार नहीं किया है। और वो सब ज्योतिष के सूत्र हैं। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।